हमारे साथ डॉक्टर जससिमरन ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं जो हमें ब्लैक फंगस के बारे में समझाएंगे। तो डॉक्टर जससिमरन, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ब्लैक फंगस क्या है? ब्लैक फंगस म्यूकरमाइकोसिस का एक दूसरा नाम है, जो इन्फेक्शन शुरुआत होती है नाक से या उसके साथ पैरानेजल स्फिनॉइड साइनसिस से या दूसरे साइनसिस से, जो आगे हड्डी को खोलने की उसकी एक प्रॉपर्टी रहती है, जिसकी वजह से वो पैलेट के थ्रू यानी तालू के थ्रू मुंह में जा सकता है या आँख में जा सकता है या ब्रेन में जाकर उसको इन्फेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से सर में दर्द या डबल डबल दिखाई देना। इसके अलावा टिश्यू की नेक्रोसिस यानी उस जिस भी चीज़ को वो इन्वॉल्व करता है उसका ब्लड सप्लाई बंद करके उस टिश्यू को बिल्कुल डेड कर देता है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं ये तो बहुत खतरनाक बीमारी लग रही है। टिश्यू का काला करना, डबल विजन दिखाई देना, हेडेक होना और नोज के पास वाली सारी गुफाएं, पैरानेजल साइनस को इन्वॉल्व करना। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर एक पब्लिक का ये होता है कि अगर मैं नॉर्मल हूँ, मुझे शुगर नहीं है, मुझे कुछ नहीं है, तो ये खतरनाक बीमारी मुझे भी हो सकती है क्या? अगर किसी को डायबिटीज नहीं है, स्टेरॉयड नहीं दिए गए, उसको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन वाली नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन, जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं या दूसरे भी फंगस, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। जब इंसान की शरीर की जो इम्यूनिटी होती है यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, उसी कंडीशन में ये ज़्यादातर इन्फेक्शन होते हैं। तो अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, स्टेरॉयड बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में दी गए हैं, उसके ब्लड शुगर लेवल को प्रॉपरली मेंटेन किया गया है, ऐसी कंडीशन में ब्लैक फंगस होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। मेरा एक क्वेश्चन और है, खासकर उन लोगों का जो कोविड पॉजिटिव हैं इस टाइम पे। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्टेरॉइड की वजह से है, तो डॉक्टर हम लोगों को स्टेरॉइड क्यों दे रहे हैं? स्टेरॉइड देना ही बंद कर दें। हमने अभी तक जितना भी रिसर्च किया है या बाहर के देशों में जितना भी रिसर्च किया है, जो अभी तक की दवाई ऐसी जो है जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट कोविड इन्फेक्शन में आया गया है, उसमें ये स्टेरॉयड है। पर हमें ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि पहले भी स्टेरॉयड दिए जाते हैं और भी कौन बहुत सारी बीमारियों में स्टेरॉयड का यूज है वो किया जाता है, खासकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा और ऑल दैट कंडीशंस में। तो अकेला स्टेरॉयड एक फैक्टर नहीं है जिसको हम इसको इस इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं। मतलब स्टेरॉइड के साथ अगर पेशेंट शुगर का है और गलत टाइम पे स्टेरॉइड यूज करी गई है, विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन स्टेरॉइड यूज करी गई है, तब दिक्कत की बात ज्यादा है। बिल्कुल सही। इम्यूनिटी लेवल को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शुगर अनकंट्रोल चली जाएगी, स्टेरॉयड का एक बहुत बड़ा कारण इसमें इन्वॉल्व होना ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरॉयड के यूज से पेशेंट की जो ब्लड का शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है। अगर ब्लड शुगर को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, इंसुलिन इंजेक्शन यूज किया जाए और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं, उसके जो ह्यूमिडिफायर्स हैं उनको प्रॉपरली स्टेरलाइज किया जाए, स्टेराइल वाटर यूज किया जाए, तो म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाते हैं। मतलब अगर मेरे को कोविड है, तो इसका मतलब अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस ले तो कोविड में हमको म्यूकरमाइकोसिस नहीं होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर किसी को म्यूकरमाइकोसिस हो जाती है, जैसे मेरे को अगर म्यूकरमाइकोसिस हो जाती है, तो मुझे किसके पास जाना चाहिए और क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे मैं बता सकूं कि मुझे म्यूकरमाइकोसिस है? जनरली देखा गया है कि म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन की शुरुआत नाक या साइनसेस से ही होती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको कान नाक गला के विशेषज्ञ से ही आपको परामर्श लेना पड़ेगा। शुरुआती क्षणों में पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो सर में दर्द, चेहरे पे नंबनेस, दांतों के लूजनेस, नाक बंद होना, नाक से खून आना, इन्हीं सब लक्षणों के साथ पेशेंट आ रहे हैं। कुछ पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो आने से पहले ही वो एडवांस स्टेज में उनकी बीमारी होती है, जिसमें उनकी आंखों में सूजन,
या चेहरे पे कालापन या कान डबल डबल दिखाई देना, इन सब लक्षणों के साथ भी पेशेंट आते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ब्लैक फंगस के साथ वाइट फंगस यानी कैंडिडाइसिस भी साथ में होता है। उनके अगर हम शुगर लेवल करवाते हैं तो वो काफी हाई 400-500 की रेंज में होते हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है कि अगर मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट या कोई नाक गला कान वाले डॉक्टर के पास जाऊं तो क्या क्या तरीके ऐसे हैं जिनसे वो म्यूकरमाइकोसिस के काल फंगस को पकड़ता है? सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले उनके नाक का निरीक्षण करते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ हमें और देखना है तो हम एंडोस्कोपी के द्वारा साइनसेस का भी निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा सेंसिटिव जो इन्वेस्टिगेशन जो पद्धति है वो है MRI PNS विद ऑर्बिट गैडोलिनियम एनहांस्ड। मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को म्यूकरमाइकोसिस है, आपने एक चीज तो ये बहुत बढ़िया बताई कि वो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। कोई भी अगर इनमें से दिक्कत हो तो अगर जल्दी ट्रीटमेंट हो तो जल्दी अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है, लेट ट्रीटमेंट हो तो लेट बेसिस में आते हैं तो लेट होता है। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जब पेशेंट आते हैं तो उनको एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में या ओपीडी बेसिस में ही ट्रीटमेंट हो जाएगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे पेशेंट्स के दिमाग में ये चीज़ रहती है कि हम घर पे ही रह के इसकी ट्रीटमेंट कर सकें, बट घर पे रह के इस म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एक सर्जिकल डिब्राइडमेंट और साथ में एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन। एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन के दौरान पेशेंट का पोटेशियम लेवल कम हो सकता है, जिसको हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा जो सर्जिकल डिब्राइडमेंट है वो एक प्रॉपर सेटअप पे ही किया जा सकता है, जिसमें दूरबीन की विधि के द्वारा जो भी टिश्यू डेड हो जाता है उसको निकाला जाता है, बायोप्सी के लिए भी भेजा जाता है और इंजेक्शन अंदर जाने का भी रास्ता बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग एम्फोटेरिसिन भी अपने घरों में इकट्ठा कर रहे हैं या जो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एम्फोटेरिसिन, जैसे एक हमारे कोविड में हमने ये चीज देखी है, एक फैट की तरह पहले हो रहा था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इकट्ठा कर रहे थे, उसके बाद रेमडेसिविर इकट्ठा कर रहे थे, अब लोग एम्फोटेरिसिन भी इकट्ठा करते हैं, तो इसकी कोई मतलब नहीं बैठता। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन को घर पे रह के नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि हम घर पे रह के पेशेंट का पोटेशियम लेवल या और जो भी पैरामीटर्स हैं जो किडनी पे और उन सब को डिफाइन करते हैं उसको हम घर पे रह के नहीं नाप सकते। अगर एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का कुछ साइड इफेक्ट हो रहा है तो पेशेंट को हम घर पे रह के मैनेज नहीं कर सकते, उनको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। मेरा एक और क्वेश्चन है, क्योंकि इतने सारी एक हम इसको पेंडेमिक कह सकते हैं म्यूकरमाइकोसिस का। अगर मुझे म्यूकरमाइकोसिस है, क्या मैं आपको म्यूकरमाइकोसिस कर सकता हूँ? एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ये इन्फेक्शन नहीं फैलता, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इस इन्फेक्शन के होने में पेशेंट की खुद की इम्यूनिटी एक बहुत बड़ा कारण है। लगभग सभी के नाक में या हवा में या पानी में ये इन फंगस वैसे भी रहता है। जब तक पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती, तब तक ये इन्फेक्शन हमें नहीं कर सकता। जिस तरह ये पेंडेमिक फैल रहा है, एम्फोटेरिसिन बी की ड्रग की अवेलेबिलिटी बहुत गिर रही है और हॉस्पिटल्स में एम्फोटेरिसिन बी नहीं मिल रहा है, तो हम कोई और ड्रग का उपयोग कर सकते हैं क्या? इसके एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन के अलावा और भी कुछ दवाइयां मार्केट में हैं। अगर एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल नहीं है तो पोज़ाकोनाज़ोल या फिर आइज़ोवाकोनाज़ोल की दवाई भी इस फंगल इन्फेक्शन में काम कर सकती है। जसमीत जी, थैंक यू इस ब्लैक फंगस की बीमारी को इतने अच्छे और सरल तरीके से समझाने के लिए। धन्यवाद।